हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल ज्ञान विज्ञान बाय DS गुणावत। आज के इस वीडियो में मुझे बनना यूपीएससी टॉपर जो कि निशान जैन जो कि एक आईएएस उनके द्वारा लिखी गई है, उसमें से मैं आपको अध्याय 6 जिसका नाम है कैसे करें मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन का जो अध्याय है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं यह कहूँ कि यूपीएससी टॉपर बनने का रास्ता जिस तरह से होकर जाता है वह मुख्य परीक्षा है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। यह मुख्य परीक्षा ही है जो फाइनल मेरिट में निर्णायक भूमिका निभाती है। प्रारंभिक परीक्षा एक छंटनी परीक्षा है जिसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। आपका चयन होगा या नहीं, और अगर चयन हुआ तो रैंक क्या आएगी, इन सब के निर्धारण में मुख्य परीक्षा ही सबसे अहम भूमिका अदा करती है। लिहाजा मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रीलिम्स के साथ साथ निरंतर करनी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की पूरी प्रक्रिया में मुख्य परीक्षा को कहीं भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। मुख्य परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम। सिविल सेवा परीक्षा की फाइनल मेरिट कुल 2025 अंकों की होती है, जिसमें से मुख्य परीक्षा का योजना भारी भरकम यानी 1750 अंकों का होता है, जो कुल मेरिट का लगभग 86% है। मुख्य परीक्षा लगभग एक सप्ताह जल्दी है, जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं। उनमें से 7 पेपरों के अंक फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं और 2 पेपर अनिवार्य भाषा के क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं। अनिवार्य भाषा के 2 प्रश्न पत्रों में एक अंग्रेजी का होता है और दूसरा हिंदी समेत संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का। इन दोनों पेपरों में से प्रत्येक 300 अंकों का होता है और इनके प्राप्तांक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। मेरिट में गिने जाने के लिए मुख्य परीक्षा में कुल 7 पेपर होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला निबंध, दूसरा सामान्य अध्ययन पेपर 1 जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल तथा समाज के बारे में आता है। तीसरा सामान्य अध्ययन पेपर 2 जिसमें शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आता है। चौथा सामान्य अध्ययन 3 जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, बायोडायवर्सिटी, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के बारे में आता है। पांचवा सामान्य अध्ययन 4 जिसके बारे में एथिक्स, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के बारे में आता है। छठा वैकल्पिक विषय पेपर 1 और सातवां वैकल्पिक विषय पेपर 2। ये सातों पेपर प्रत्येक 250 अंक के होते हैं। इस तरह मुख्य परीक्षा कुल 1750 अंकों की होती है। वैकल्पिक विषयों और निबंधों के अलावा बाकी अनिवार्य प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं। वैकल्पिक विषय और निबंध की तैयारी के लिए इसी पुस्तक के 2 अध्यायों में अलग से विस्तृत चर्चा की गई है। अनिवार्य भाषा हिंदी, कोई भारतीय भाषा। पहला दिए गए अनुच्छेदों का अवबोध या फिर समझ एक ही बात है। दूसरा संक्षेपण। तीसरा उपयोग और शब्दावली। चौथा लघु निबंध और पांचवा अंग्रेजी से भारतीय भाषा और भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद। अनिवार्य भाषा इन अंग्रेजी यानी कि इन इंग्लिश। पहला कॉम्प्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस। दूसरा प्रेसिस राइटिंग। तीसरा यूजेज एंड वोकेबुलरी। चौथा शॉर्ट एसेस। सामान्य अध्ययन पेपर 1। पहला भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। दूसरा 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व तथा विषय। तीसरा स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। चौथा स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। पांचवा विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उसके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। छठा भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। सातवां महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। आठवां भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। नौवां सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। नौवां विशेष विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। 10वां विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व में भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। 10वां भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान। अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत एवं हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। सामान्य अध्ययन पेपर 2। पहला भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। दूसरा
संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व संघीय ढांचे से संबंधित विश्व एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। तीसरा, विभिन्न घटनाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संसाधन। चौथा, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। पांचवा, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और उनसे उत्पन्न होने वाली विशेष। छठा, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक तथा अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। सातवां, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। आठवां, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य एवं उत्तरदायित्व। नौवां, सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। 10वां, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। 11वां, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। 12वां, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। 13वां, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्रों, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। 14वां, गरीबी और भूख से संबंधित विषय। 15वां, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। 16वां, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। 17वां, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। 18वां, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। 19वां, भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीति तथा राजनीति का प्रभाव। और 20वां, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना तथा अधिदेश। सामान्य अध्ययन 3। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। दूसरा, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। तीसरा, सरकारी बजट। चौथा, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। पांचवा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय। प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन से संबंधित अर्थशास्त्र। छठा, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्वपूर्ण स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। 7वां, भारत में भूमि सुधार। 8वां, उदारीकरण और का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। 10वां, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। 11वां, निवेश मॉडल। 12वां, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। 13वां, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियों, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नए प्रौद्योगिकी का विकास। 14वां, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। 15वां, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। 16वां, आपदा और आपदा प्रबंधन। 17वां, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। 17वां, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। 18वां, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। 17वां, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। 18वां, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। सामान्य अध्ययन 4। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे
तो सार्वजनिक और जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति एवं उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों और सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। पहला, नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों, नीतिशास्त्र के सारे तत्व, इसकी निर्धारक और परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, मानवीय मूल्य, मान्यताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। दूसरा, अभिवृत्ति, जिसमें सारांश यानी कि कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि और सामाजिक प्रभाव और धारण। तीसरा, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित और तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। चौथा, भावनात्मक समझ, अवधारणा तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। पांचवा, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों के योगदान। छठा, लोक प्रशासनों में लोक या फिर सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र, जिसमें स्थिति एवं समस्याएं, सरकारी व निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था यानी कि फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। सातवां, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक नीति का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। आठवां, उपरोक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन यानी कि केस स्टडी। मुख्य परीक्षा का गणित समझे। मुख्य परीक्षा के महत्व को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं है। मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यह जानने से पहले एक बार मुख्य परीक्षा के विभिन्न पेपरों में विभिन्न टॉपरों को प्राप्त हुए अंकों का गणित समझना बेहतर रहेगा, ताकि हम यह जान सकें कि किस तरह अपने अनुकूल एक बेहतर रणनीति बनाई जा सकती है। इसके लिए हमें नए पैटर्न के बाद के कुछ यूपीएससी टॉपरों के मेंस एग्जाम की मार्कशीट का तुलनात्मक अध्ययन कर एक संक्षिप्त विश्लेषण द्वारा मोटे तौर पर कुछ निष्कर्षों तक पहुंचना होगा। वर्ष 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में पहली रैंक हासिल की गौरव अग्रवाल ने। उन्हें निबंध में 135 अंक, सामान्य अध्ययन में 338 अंक और वैकल्पिक विषय में 296 अंक हासिल हुए। इस तरह कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा के 1750 अंकों में से 769 अंक मिले, जो लगभग 44% स्कोर है। वर्ष 2014 के टॉपर ईरा सिंघल का निबंध में 160 अंक, सामान्य अध्ययन में 455 और वैकल्पिक विषय में 305 अंक मिले। इस तरह मुख्य परीक्षा में कुल 920 अंक, लगभग 52.5% लाकर ईरा ने पहली रैंक पाई। यदि इसी वर्ष के हिंदी माध्यम के परिणामों की बात करें तो मुझे निशांत जैन, जिनकी रैंक 13 को भी निबंध में 160 अंक, सामान्य ज्ञान में 378 अंक, एथिक्स में 124 अंक और वैकल्पिक विषय में 313 अंक प्राप्त हुए। इस तरह मेंस का कुल स्कोर रहा 851 यानी लगभग 49% स्कोर रहा। वर्ष 2015 की सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर टीना डाबी की अंक तालिका देखें तो उन्हें निबंध में 145 अंक, सामान्य अध्ययन में 424 अंक, वैकल्पिक विषय में 299 अंक और मुख्य परीक्षा में कुल 868 अंक, जो कि लगभग 50% प्राप्त हुए। यदि इस वर्ष के हिंदी माध्यम के नतीजों पर गौर करें तो हिंदी माध्यम की टॉपर अनुराधा पाल, जिनकी रैंक थी 62 नंबर पे, को मुख्य परीक्षा में कुल 780 अंक, लगभग 45% प्राप्त हुए, जिसमें से निबंध में 146 अंक, सामान्य अध्ययन में 372 अंक और वैकल्पिक विषय में 262 अंक हासिल हुए। सिविल सेवा परीक्षा 2016 के हिंदी माध्यम के परिणाम देखें तो रैंक 33 प्राप्त करने वाले गंगा सिंह को निबंध में 157 अंक, सामान्य अध्ययन में 417 अंक, वैकल्पिक विषय में 315 अंक प्राप्त हुए हैं। वही 38वीं अंक हासिल करने वाले शैलेंद्र सिंह इंदौलिया को निबंध में 154 अंक, सामान्य अध्ययन में 435 अंक और वैकल्पिक विषय में 291 अंक प्राप्त हुए हैं। 2016 के मुख्य परीक्षा परिणामों में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कुछ वर्षों की अपेक्षा बढ़े हैं। ऊपर हमने पिछले 4 वर्षों के कुल 60 टॉपरों की मुख्य परीक्षा के अंकों पर नजर डाली।
इससे हमें कई महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। पहला तो यह है कि पिछले 3 वर्षों से मुख्य परीक्षा में टॉपर का स्कोर 50% के आसपास है। दूसरा यह है कि तीनों वर्षों में निबंध, एथिक्स, जीएस पेपर 4 और वैकल्पिक विषय सफलता की महत्वपूर्ण सोपान बनकर उभरे हैं। यद्यपि सामान्य अध्ययन के पहले 3 पेपरों के अंकों का अपना महत्व है, पर आप पाएंगे कि इन तीनों पेपरों में टॉपरों को प्राप्त अंकों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जबकि निबंध, एथिक्स और वैकल्पिक विषयों में अंतर की रेंज काफ़ी बड़ी है। हालांकि वर्ष 2016 की परीक्षा का ट्रेंड यह भी बताता है कि अब हिंदी माध्यम में सामान्य अध्ययन में भी बेहतर अंक आने लगे हैं। लिहाजा कहना होगा कि सामान्य अध्ययन के साथ साथ वैकल्पिक विषय और निबंध एवं एथिक्स जैसे उपेक्षित से समझे जाने वाले प्रश्न पत्रों की तैयारी पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही यह भी समझा जा सकता है कि इंटरव्यू के अंकों के भरोसे न रहकर मुख्य परीक्षा में अधिकाधिक स्कोर करने की कोशिश करनी होगी। ऐसे अनेक टॉपर हैं जिन्हें मुख्य परीक्षा में बेहतरीन अंकों के बावजूद इंटरव्यू में औसत अंक मिले। रेडी रेफरेंस के लिए मैं यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीसी की वर्ष 2014 की मुख्य परीक्षाओं की अपनी अंक तालिकाएं यहाँ साझा कर रहा हूँ। यूपीएससी सीएससी मुख्य परीक्षा 2014, निबंध 160 अंक और 250। सामान्य अध्ययन पेपर 1 79 अंक, नंबर मिले 250। सामान्य अध्ययन पेपर 2 88 अंक, नंबर 250। सामान्य अध्ययन पेपर 3 77 अंक, 250 में से आ रहे हैं सारे। सामान्य अध्ययन पेपर 4 124 अंक, 250 में से। वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य पेपर 1 166 अंक, 250 में से। वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य पेपर 2 147 अंक, 250 में से। कुल अंक 851 अंक, 1750 में से हैं ये कुल। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2014 में से, 2014 साल की। सामान्य हिंदी 94 अंक, 150 में से। निबंध 110 अंक, 150 में से। सामान्य अध्ययन पेपर 1 121 अंक, 200 में से। सामान्य अध्ययन पेपर 2 145 अंक, 200 में से। वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य पेपर 1 157.64 अंक, 200 में से। वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य पेपर 2 140.93 अंक, 200 में से। वैकल्पिक विषय समाज कार्य पेपर 1 138.83 अंक, 200 में से। वैकल्पिक विषय समाज कार्य पेपर 2 145.74 अंक, 200 में से। कुल अंक 1053.14 अंक, 1500 में से। प्रीलिम्स के तुरंत बाद क्या करें? प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद कुछ अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो कुछ ऐसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि प्री क्लियर होगा भी या नहीं। मैं आपको इस असमंजस में उभरने का व्यावहारिक समाधान बताता हूँ। अगर आपका प्रीलिम्स उत्तीर्ण हो रहा है तो आपको बिना देरी किए तैयारी शुरू करनी ही है, और यदि संयोग में प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी हो रहा है तो भी आपको अभी बिना देरी कि अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो या नहीं, आपको इसी साल के अंत तक मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी ही है। आइए जानेंगे प्रीलिम्स के बाद क्या करें। पहला, बाजार में उपलब्ध ढेर सारी उत्तर कुंजियों के चक्कर में न पड़ें और थोड़ा रिलैक्स करके सीधे मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। दूसरा, मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए 2 काम अपरिहार्य हैं। एक, लेखन कौशल का विकास और दूसरा रिवीजन। आज से लेकर मुख्य परीक्षा देने तक लेखन अभ्यास न छोड़ें। चाहे आधा 1 घंटा ही लिखें, पर लिखें जरूर। तीसरा, निबंध का प्रश्न पत्र तैयारी का वक्त कम मांगता है पर अंक ज़्यादा दे सकता है, अतः मेरी सलाह है कि हर हफ्ते 1 या 2 निबंध निर्धारित समय में लिखने का अभ्यास करें। चौथा, यही काम एथिक्स की केस स्टडी के लिए भी कर सकते हैं। हर सप्ताह 2-3 मॉडल केस स्टडी का अभ्यास जरूर करें। पांचवा, मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर्स की गहरी समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में तो करंट के सवालों की भरमार थी, अतः आप न्यूज़पेपर, एक अच्छी मंथली मैगजीन, रेडियो और वेबसाइटों से खुद को अपडेट करते रहें। छठा, जब कभी फुर्सत में हो या बोर हो रहे हो तो कुछ सीरियलों के एपिसोड देख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, संविधान और सत्यमेव जयते। सातवां, मुख्य एनसीईआरटी की 9वीं से 12वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताबें दोहरा लें। आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम, भारतीय राज्यव्यवस्था और भारतीय शासन पर एम लक्ष्मीकांत की किताबें, समकालीन इतिहास के लिए आज़ादी के बाद का भारत, आर्थिक सर्वेक्षण, भूगोल और पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी आदि विविध महत्वपूर्ण किताबें फिर से देख लें। आगे कुछ वेबसाइटों से नियमित तौर पर जुड़े रहें, जैसे कि MRUNL.org, insightsunindia.com, newsonair.com, PIB.nic.in। नौवां, टेस्ट सीरीज करना एक अच्छा विकल्प है। अपना स्तर समय समय पर जांचते रहें। सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय के टेस्ट देना अच्छा रहता है। टेस्ट सीरीज के मॉडल उत्तर जरूर देखें और उन्हें भी तैयार कर लें। बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन न करें। 10वां, पूरा फोकस मुख्य परीक्षा पर ही रखें, न कि इंटरव्यू या अगले प्रीलिम्स पर। इनकी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। 11वां, राइटिंग स्पीड को थोड़ा बढ़ाएं।
ठीक ठाक पठनीय और स्पष्ट हैंडराइटिंग बनाए रखते हुए, ताकि मुख्य परीक्षा में सभी पेपर पूरे अटेम्प्ट कर सकें। शब्द सीमा का अतिक्रमण कतई न करें। 11वां, एक डायरी बनाकर यह लिखना शुरू करें कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ा है और कहाँ से पढ़ा है। परीक्षा के दिनों में यह आम आएगा। 12वां, वैकल्पिक विषय में ऐसा प्रदर्शन आपकी सफलता को काफ़ी सरल बना सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि अभी से लेकर मुख्य परीक्षा तक अपने वैकल्पिक विषय को निरंतर समय देते रहें और उसे रिवाइज करते रहें। 13वां, सबको पढ़ाई व तैयारी का ढंग और रणनीति अलग अलग होती है, अतः किसी दोस्त से अत्यधिक प्रभावित होकर तनाव न लें। 14वां, जो अभ्यर्थी पहले मुख्य परीक्षा दे चुके हैं और तब सफल नहीं हो सके थे, वे यह सोचने की बजाय कि इस बार भी एग्जाम क्लियर होगा या नहीं, तनाव मुक्त होकर पिछली बार की गलतियों से सीखकर पूरे उत्साह से परीक्षा दें। मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। जब आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए एक विस्तृत आवेदन पत्र, जिसको कहते हैं DAF, भरना होता है। यही वह दस्तावेज है जिसे इंटरव्यू बोर्ड आपके बारे में आधारभूत जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें विभिन्न जानकारियां जैसे कि नाम, गृह जिला, गृह राज्य, मातृभाषा, समुदाय श्रेणी, शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता, अभिरुचियां, अनुभव, वैकल्पिक विषय, उपलब्धियां और सेवा व कैडर की प्राथमिकताएं आदि लिखनी होती है। मेरी राय में यह फॉर्म भरते हुए खुद को थोड़ा समय देना चाहिए और थोड़ा धैर्यपूर्वक इस फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यही नहीं, आपकी सर्विस और कैडर का आवंटन भी इसी फॉर्म के आधार पर होता है। आइए जाने कि यह महत्वपूर्ण फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले बात तो यह है कि DAF भरते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। स्पेलिंग गलत न लिखें, अंकों को लिखते समय भी गलती न करें। दूसरा, भूलकर भी गलत, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक जानकारी न दें। तीसरा, मुख्य परीक्षा का केंद्र आप बदल सकते हैं, अतः केंद्रों की सूची में से अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा केंद्र चुनें। चौथा, मुख्य परीक्षा का माध्यम और इंटरव्यू का माध्यम अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने मुख्य परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में लिखी है तो भी वह हिंदी में इंटरव्यू दे सकता है। भाषा माध्यम संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं और अंग्रेजी में से कोई भी हो सकता है, अतः अपने सुविधानुसार मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू का भाषा माध्यम चुनें। 5वां, शैक्षिक एवं शैक्षिक योग्यताओं और अनुभव का पूरा ब्यौरा दें। जैसे विषय के कॉलम में 10वीं और 12वीं कक्षा के सारे विषय लिखें। यदि आपने पूर्व में सरकारी या निजी क्षेत्र में कोई नौकरी की है या वर्तमान में कर रहे हैं तो उसका विवरण भी देना होगा। छठा, अब बारी आती है DAF के प्रश्न संख्या 18 की, जिससे इंटरव्यू में भी काफ़ी सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। इसमें आपको प्राप्त गिनी पुरस्कारों, मॉडलों, स्कॉलरशिप आदि, टीम, खेल, NCC, पूर्वारोहण आदि, स्कूल कॉलेज में महत्वपूर्ण उपलब्धि या स्थान आदि और शैक्षिक गतिविधियों एंड अभिरुचियों का विवरण देना होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 18D। इसे पूछा गया है अन्य शैक्षिक गतिविधियों और रुचि के विषय जैसे शौक और या फिर हॉबीज, एक ही नाम है इसका। इस कॉलम को भरने में अभ्यर्थी काफ़ी परेशान रहते हैं। मेरा यह मानना है कि आप वही भी भरें जिससे आपको वस्तुतः जुड़ाव रहा हो, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड बहुत आसानी से पता लगा लेता है कि आपको रुचि संबंधित क्षेत्र में है भी या नहीं। इस कॉलम में केवल आपके शौक नहीं, शैक्षिक गतिविधियाँ यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और अभिरुचियाँ भी लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कहानियाँ, उपन्यास पढ़ना, सिनेमा देखना, संगीत सुनना, बैडमिंटन खेलना, भ्रमण, कविताएं लिखना, डिबेट, थिएटर, क्रिकेट, कुकिंग आदि। हॉबीज लिखते समय ध्यान रखें कि सच्ची हॉबी लिखें और कोशिश करें कि थोड़ा स्पेसिफिक हॉबी लिखें। जैसे किताबें पढ़ना लिख देने से बेहतर है यह लिखना कि आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे उपन्यास पढ़ना या गज़लें पढ़ना आदि। काल्पनिक या गैर व्यावहारिक हॉबीज नहीं लिखें तो बेहतर होगा। अगला है, रही बात सर्विस और कैडर की प्राथमिकताएं भरने की, तो मैं कहूँगा कि यह कॉलम सोच समझ कर ही भरें। बाद में आपकी सर्विस और कैडर आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि अभी कौन सा हमारा सिलेक्शन हो गया, जब हो जाएगा तब सोचेंगे। न भूलें कि फाइनल सिलेक्शन के बाद आप भी प्राथमिकताएं यानी कि प्रेफरेंसेज नहीं बदल सकते। जहाँ तक इन प्राथमिकताओं को भरने का प्रश्न है तो मैं कहूँगा कि हर सर्विस का प्रोफाइल पता कर लें। इसके लिए आप सीनियर्स की मदद लेने के साथ DOPT की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अपनी रुचि, क्षमता और सर्विस के प्रोफाइल के आधार पर प्राथमिकताएं तय करें। 2 सेवाओं यानी कि IAS और IPS के लिए आपको कैडर की प्राथमिकता भी भरनी होती है। आमतौर पर लोग भौगोलिक और सांस्कृतिक नज़दीकी के आधार पर स्टेट कैडर चुनते हैं, पर मेरी राय में इन फैक्टर्स के अलावा यदि संभव हो तो उस राज्य कैडर की प्रशासनिक संस्कृति की थोड़ी जानकारी भी कर लें। मुख्य परीक्षा की समग्र तैयारी, कुछ काम की बातें। पहला, वर्ष 2013 की मुख्य परीक्षा से नया पैटर्न लागू हुआ है, अतः मुख्य परीक्षा के 2013 से अब तक के पेपरों को कुछ अच्छे से देख वे समझ लें और समय समय पर संदर्भ लेते रहें।
आपको इन पुराने पेपरों का अध्ययन और विश्लेषण करने पर धीरे धीरे मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ट्रेंड समझ में आने लगेगा। दूसरा, लेखन कौशल को सुधारे बगैर मुख्य परीक्षा में बेहतरीन अंक लाना संभव नहीं है। लिहाजा लेखन कौशल के लिए कुछ वक्त राइटिंग प्रैक्टिस को दें। कम से कम हर सप्ताह एक निबंध और एथिक्स की 2 केस स्टडी लिखने का अभ्यास जरूर करें। लेखन कौशल के अत्यधिक महत्व को देखते हुए इसी पुस्तक के अध्याय उत्कृष्ट लेखन कौशल सफलता का आधार में अलग से विस्तृत चर्चा की गई है। तीसरा, मैंने यह महसूस किया है कि जो चीज़ें किसी टॉपर को बाकी अभ्यर्थियों से खास बनती है वह उसमें भेद अहम है उसके माध्यम की भाषा पर अधिकार। चाहे आप अंग्रेजी माध्यम सुने या हिंदी माध्यम अथवा मराठी, कन्नड़ या तमिल, आपकी उस भाषा माध्यम पर बेहतरीन फर्क होना चाहिए ताकि आप खुद को सहज ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। ध्यान रहे, भाषा पर अधिकार से मेरा अभिप्राय साहित्यिक, काव्यात्मक या अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बिल्कुल नहीं है। भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। भाषा पर अधिकार को ठीक से समझने के लिए इसी पुस्तक के अध्याय भाषा पर अधिकार बना सकता है अधिकारी में विस्तृत चर्चा की गई है। चौथा, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमारी अप्रोच एकीकृत और व्यापक होनी चाहिए। साथ ही चीज़ों और घटनाओं को आपस में जोड़कर देखने की क्षमता भी जरूरी है। विशेषकर सामान्य अध्ययन की पारंपरिक जानकारी को नवीनतम समसामयिक घटनाक्रम से कनेक्ट करके देखने का स्किल उत्तर की क्वालिटी को बहुत बेहतर बना सकता है। इसके लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को करंट अफेयर्स से निरंतर अपडेट करते रहें, जिससे निरंतर जारी न्यायिक सुधारों या प्रशासनिक एवं पुलिस सुधारों की प्रक्रिया और आज का स्टेटस आदि। पांचवा, मुख्य परीक्षा की तैयारी में यह बात ध्यान रहे कि सभी पेपरों को महत्व दें और किसी भी पेपर को अपनी कमजोरी कड़ी न बनने दें। यद्यपि यह संभव नहीं है कि आपके सभी पेपर बेहतरीन जाएं, पर साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी पेपर में भले ही बहुत अच्छे अंक न मिले हों, पर किसी भी पेपर में बहुत कम अंक भी न हों। छठा, वर्ष 2013 की मुख्य परीक्षा से लेकर अब तक के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर विशेष फोकस करें। जीएस, निबंध, ऑप्शनल सब्जेक्ट सभी के पेपरों को समय पर देखते रहें ताकि आप पेपर की प्रवृत्तियों और ट्रेंड समझ सकें। सातवां, मुख्य परीक्षा में समयबद्ध और सटीक उत्तर लिखने अभ्यास के लिए अनेक अभ्यर्थी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। यह एक बेहतर विकल्प है। टेस्ट सीरीज में आने वाले प्रश्नों के उत्तरों को टेस्ट के बाद एक बार देख लें। कभी कभी ये भी तैयारी में मदद करते हैं। टेस्ट के उत्तरों में सुधार के सुझावों का स्वागत करें और निरंतर सुधार करते जाएं, लेकिन किसी भी टेस्ट सीरीज पर आंखें मूंद कर भरोसा न करें। टेस्ट सीरीज वाले परीक्षक के मत से आयोग के परीक्षक का मत भिन्न हो सकता है। कुछ ऐसे भी सफल अभ्यर्थी हैं जो टेस्ट सीरीज से मिलने वाले औसत अंकों के बावजूद मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सातवां, चूंकि अब मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के उत्तर 200 शब्दों में लिखने होते हैं, अतः अपनी बात को संक्षेप में लिखने की कला सीखें। हर प्रश्न पर अगर 4-5 बिंदुओं की जानकारी आपको है तो भी आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा जानकारी है तो उसे संश्लिष्ट कर एक सटीक उत्तर लिखने का अभ्यास करें और इधर उधर की बातों को लिखने से बचें। कैसे करें अनिवार्य भाषा प्रश्न पत्रों की तैयारी? अनिवार्य भाषा प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का है, पर कभी कभी अभ्यर्थी इसमें अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और उनकी बाकी पेपरों की उत्तर पुस्तिका जांची नहीं जाती। अतः भले ही ज़्यादा तैयारी न की जाए, पर थोड़ा ध्यान अनिवार्य भाषाओं के इन 2 पेपरों पर जरूर देना चाहिए। जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने भारतीय भाषाओं में से हिंदी को चुना है, इसमें आमतौर पर 600 शब्दों का एक लघु निबंध, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, गद्यांश का संक्षेपण, गद्यांश का अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और कुछ शब्द भंडार से प्रश्न जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द युग्म, पर्यायवाची और वाक्यों के शुद्ध रूप आदि पूछे जाते रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले कुछ वर्षों से हिंदी पढ़ने लिखने से दूर रहे हैं, पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से, उन्हें इस पेपर में कुछ दिक्कत महसूस होती है। हालांकि इस पेपर का स्तर हाई स्कूल लेवल का ही है, पर ऐसे साथी जिन्हें हिंदी का अखबार गति से पढ़ने या हिंदी को बिना व्याकरणिक अशुद्धियों के लिखने में समस्या है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वे बाकी तैयारी के साथ साथ हिंदी पढ़ने और कभी कभी लिखने का अभ्यास करते रहें। विशेषकर ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में दे रहे हैं और उन्होंने अनिवार्य भारतीय भाषा के रूप में हिंदी को चुना है, इसके लिए हिंदी का एक अखबार देखना बेहतर विकल्प है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि हिंदी में थोड़ा टच बनाए रखें ताकि परीक्षा में कोई परेशानी न हो। अनिवार्य भाषा अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में भी हर साल कई अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसके कारण भी इस पेपर की अनदेखी और अंग्रेजी से आउट ऑफ टच रहना है। विशेषकर हिंदी माध्यम से मुख्य परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी इस पेपर पर भी थोड़ा ध्यान दें। यदि आपको अंग्रेजी पढ़कर समझने और सही अंग्रेजी लिखने में दिक्कत होती है तो आप सचेत हो जाएं।
मैं हमेशा यह कहता रहा हूँ कि अंग्रेजी होवन नहीं है और कुछ अर्थों में यह हिंदी में भी आसान है, इसलिए इसे डरे नहीं। यह मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ज़रूरी है। हालांकि पेपर का असर सामान्य होता है और थोड़ा अभ्यास करते रहने से वह स्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में यदि आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में और मदद मिल सकती है। अंग्रेजी में उपलब्ध किसी बेहतर अध्ययन सामग्री या किसी अच्छी वेबसाइट को आप आसानी से पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इस तरह अनिवार्य भाषा के दोनों प्रश्न पत्रों में अपने स्तर और क्षमता के मुताबिक देख लें कि आपको तैयारी की कितनी ज़रूरत है और उसी के अनुरूप अभ्यास के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे करें सामान्य अध्ययन और एथिक्स की तैयारी। यूपीएससी मुख्य परीक्षा का नवीनतम पाठ्यक्रम थोड़ा व्यापक जरूर है, पर बहुत तर्कसंगत और गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक भी। मुख्य परीक्षा के नए पाठ्यक्रम में कुछ नए खंड जोड़े गए हैं, जैसे आंतरिक सुरक्षा, विश्व इतिहास, विश्व भूगोल, आज़ादी के बाद का समकालीन भारतीय इतिहास, भारतीय समाज और एथिक्स का पूरा पेपर। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब आप सामान्य अध्ययन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है और साथ ही तैयारी का दायरा भी बढ़ा है। पर अच्छी बात यह है कि पाठ्यक्रम आपस में जुड़ा हुआ, इंटरकनेक्टेड है और बहुत रोचक व अर्थपूर्ण भी है। इससे पहले कि हम पेपरवार ये जानने की तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले यूपीएससी के वर्ष 2013 और उसके बाद के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर जरूर देखें। इससे आपको परीक्षा की प्रकृति, स्तर और नया पैटर्न समझने में सहायता मिलेगी। सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम काफ़ी व्यापक और विस्तृत है। इस पाठ्यक्रम को बार बार देखते रहें और इसके प्रत्येक भाग को कवर करके पूरे पाठ्यक्रम को अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी का आधार बनाएं। रही बात पुस्तकों और स्टडी मटेरियल की, तो उनकी सूची इसी पुस्तक एक अध्याय क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, कैसे पढ़ें में दी गई है। आइए प्रश्न पत्र वार समझें तैयारी के लिए कुछ काम की बातें। जीएस पेपर 1। इस पेपर में मुख्य रूप से भारत और विश्व का इतिहास, भारतीय संस्कृति और विरासत, विश्व का भूगोल और भारतीय समाज सम्मिलित हैं। इस पेपर में परंपरागत प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस पेपर में इन बातों का ध्यान रखें। पहला, भारतीय इतिहास को भारतीय संस्कृति और विरासत से जोड़कर पढ़ें। दूसरा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष वाले खंड की तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। तीसरा, याद रहे अब आपको भारत का आज़ादी के बाद का इतिहास भी पढ़ना है। चौथा, भारतीय समाज वाले खंड की भी थोड़ी तैयारी कर लेना बेहतर रहेगा। पांचवा, भूगोल में प्राकृतिक भूगोल के साथ मानव भूगोल की भी तैयारी कर लें। छठा, प्राकृतिक आपदा वाले खंड की ठीक से तैयारी कर लें। जीएस पेपर 2। इस पेपर में मुख्य रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय शासन, भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सवाल पूछे जाते हैं। आइए जाने पेपर 2 के लिए कुछ काम की बातें। पहला, एन लक्ष्मीकांत की 2 किताबें, पहला भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय शासन पढ़ें। भारतीय राज्य व्यवस्था वाली पुस्तक बार बार पढ़ें और भारतीय शासन पुस्तक को सरसरी तौर पर पढ़ लें। राज्य व्यवस्था और संविधान का खंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों चरणों में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, सामाजिक न्याय खंड काफी महत्वपूर्ण है। इसकी तैयारी के लिए एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारतीय शासन से अधिकार संबंधी मुद्दे अच्छी तरह तैयार कर लें। शासन व्यवस्था यानी कि गवर्नेंस वाले भाग को अच्छे से तैयार करें। यह पेपर 4 जिसमें एथिक्स में भी काम आएगा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी कि आईआर की तैयारी में पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर विशेष फोकस करें। इस खंड में करंट अफेयर्स का महत्व अधिक है। पांचवा, पेपर 2 के लिए करंट अफेयर्स का अच्छा खासा महत्व है, अतः आप अपने उत्तरों में प्रासंगिक समसामयिक घटनाक्रम का भी उल्लेख कर सकते हैं। जीएस पेपर 3। इस पेपर में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। प्रस्तुत है इन पेपर से जुड़ी कुछ काम की बातें। पहला, इस पेपर में करंट अफेयर्स बेहद महत्वपूर्ण है। यदि पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास संबंधी प्रश्नों को देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि समसामयिक मुद्दों पर यूपीएससी अधिक बल देता है, किंतु साथ ही परंपरागत पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नों के संदर्भ में एक और प्रवृत्ति दिखाई देती है कि आर्थिक पहलुओं के साथ साथ सामाजिक पहलुओं पर भी जोर देता है। पाठ्यक्रम में भी समावेशी विकास, गरीबी, रोजगार, भू जैसे विषय शामिल हैं। ऐसे में एक समन्वित रणनीति बनाना उपयोगी होगा। अर्थव्यवस्था। तीसरा पॉइंट, अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते समय आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और सरकारी नीतियों को ध्यान में जरूर रखें। यथासार अपने उत्तरों में बजट तथ्यों और सरकारी नीतियों का उदाहरण देना उपयोगी होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में विभिन्न स्थानों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना विदेशी अर्थव्यवस्था से भी की गई है। अपने उत्तर में आप इन तुलनात्मक बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। चौथा, कृषि संबंधी मुद्दे और भूमि सुधार की महत्वपूर्ण है। पांचवा, पेपर 3 के कुछ टॉपिक पेपर 2 के साथ मिलाकर पढ़े जा सकते हैं। छठा, साइंस
टैग के खंड में यदि आप कमज़ोर हैं तो घबराएं नहीं। इसमें ज़्यादातर सवाल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, पिछले एक वर्ष और हाल में प्रौद्योगिकी विकास एवं उसके प्रभाव को तैयार कर लें तो काम चल सकता है। सातवां, आंतरिक सुरक्षा के टॉपिक को अलग से तैयार कर लें। इसके लिए अशोक कुमार IPS और विपुल की टाटा मैकग्रा हिल की पुस्तक ठीक रहेगी। आठवां, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के टॉपिक भी देख लेना बेहतर रहेगा। GS पेपर 4, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि नामक यह प्रश्न पत्र 2013 की परीक्षा में शुरू किया गया। यद्यपि यह पेपर भी मुख्य परीक्षा के बाकी पेपरों की तरह 150 अंकों का ही है, पर फिर भी इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण है कि इसके अंकों की व्यापक रेंज, किसी को 125 अंक मिल सकते हैं तो किसी को 75 या उससे भी कम। उदाहरण के तौर पर मुझे वर्ष 2014 की मुख्य परीक्षा में एथिक्स के इस पेपर में 124 अंक प्राप्त हुए थे। यह पेपर एक ऐसा पेपर है जो अपेक्षाकृत कम तैयारी में भी अच्छा आउटपुट दे सकता है, बस ज़रूरत है समग्र नजरिए और संपूर्ण तैयारी की। आइए जानते हैं कि इस पेपर में बेहतर स्कोर कैसे किया जा सकता है। पहला, सबसे पहली बात यह है कि पेपर 2 खंडों में बांटा होता है। पहला खंड थ्योरी के सवाल है, जबकि दूसरा खंड प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको कुछ केस स्टडी हल करनी होती है। अतः सबसे पहले ध्यान दें कि तैयारी के दौरान और परीक्षा भवन में भी दोनों खंडों को बराबर समय में महत्व दें। दूसरा, नीति शास्त्र, अभिवृत्ति, भावनात्मक समझ आदि विषयों से जुड़े सभी पारिभाषिक शब्दों या फिर एक टर्मिनोलॉजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, को सही ढंग से पढ़ व समझ लें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर सटीक अर्थ बता सकें और इन परिभाषिक शब्दों का सही जगह उपयोग भी कर सकें। ऐसे कुछ शब्द हैं: नैतिकता, सुशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी, जवाबदेही, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, बुद्धिमत्ता, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, समानुभूति, निष्पक्षता, सहिष्णुता, वस्तुनिष्ठता, प्रतिबद्धता, करुणा, दृढ़ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, हित संघर्ष, पर्यावरणीय नैतिकता आदि। मनोविज्ञान से जुड़े शब्दों के लिए NCERT की पुस्तक पढ़ सकते हैं। तीसरा, इस पेपर में महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन एवं उपदेशों की शिक्षाओं से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। साथ ही भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भाग कुछ हद तक दर्शन से जुड़ा है। मेरी सलाह है कि विशेष रूप से आप वेदांत, जैन, बौद्ध और गांधी दर्शन की व्यावहारिक बातें बखूबी तैयार कर लें। यद्यपि अन्य महापुरुषों के विचार भी पढ़ें, पर मेरी राय में भारतीय नेताओं तथा सुधारकों में गांधी जी के साथ साथ नेहरू, टैगोर, डॉक्टर अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद के विचारों को अच्छे से तैयार कर लेना बेहतर रहेगा। चौथा, लोक प्रशासन में सुधार के विभिन्न तंत्रों और विधियों पर विशेष ध्यान दें। ई-गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर और सूचना का अधिकार यानी कि RTI को अच्छे से समझ लें, साथ ही प्रशासन में इनका व्यावहारिक अनुप्रयोग भी समझें। पांचवा, यद्यपि इस पेपर की तैयारी का कोई तय फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक और व्यावहारिक होते हैं, जिनके लिए बेहतर अध्ययन और अनुभव की दरकार होती है। अन्य प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी भी पुस्तक से तैयारी नहीं की जा सकती। इस तरह के प्रश्नों को आप अपने सहज मन से हल करना होता है, जैसे आपके लिए सुख की परिभाषा क्या है, आप किस महापुरुष से प्रभावित हैं और क्यों। छठा, एथिक्स की तैयारी के लिए सामान्य रीडिंग हैबिट और ऑब्जर्वेशन को भी मैं काफ़ी महत्व दूंगा। टेक्स्ट बुक के साथ साथ वक्त मिलने पर अच्छी पुस्तकें और पत्रिकाएं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कादम्बिनी और आहा जिंदगी आदि पढ़ने की आदत बनाएं। सातवां, अपने जीवन के संपूर्ण अध्ययन और अनुभव से उपजी समझ, परिपक्वता और दृष्टिकोण का उपयोग इस पेपर में करें। आपका नजरिया संतुलित, व्यापक व गत्यात्मक हो और अप्रोच समन्वित एवं अंतर अनुशासनात्मक, तो उत्तर में परिपक्वता स्वतः दिखेगी। आठवां, केस स्टडी के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभ्यास। हर हफ्ते 2-4 केस स्टडी हल करने का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि केस स्टडी इस पेपर के थ्योरी वाले भाग का ही अप्लाइड रूप है, अतः सैद्धांतिक पक्ष को जरूर तैयार कर लें। आठवां, अब यह सवाल उठता है कि किस केस स्टडी को कैसे हल करें। तैयारी के स्तर पर मैं कहूँगा कि सैद्धांतिक पक्ष खंड 1 को पढ़ते समय आप कुछ आदतें विकसित करें, जैसे विभिन्न निर्णयों या बातों के नैतिक दृष्टि से औचित्य को देखना, नैतिक निर्णय के पीछे की परिस्थितियों और दबावों को समझना, सैद्धांतिक पक्ष की बातों और व्यावहारिक जीवन में लागू करके देखना आदि। नौवां, आप केस स्टडी जब भी हल करें तो अपने समझाओ का कानूनी यानी कि लीगल और नैतिक यानी कि एथिकल पक्ष जरूर देखें। यह देखें कि आपका उत्तर सामान्य तौर पर विधि विरुद्ध तो नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें कानून और नैतिकता में अंतर्विरोध होता है। मेरी राय है कि पहले विधिक पक्ष को प्राथमिकता दें और फिर नैतिक पक्ष को बाद में है। लास्ट, केस स्टडी हल करते समय घटना की परिस्थिति और उसके प्रभाव, उपलब्ध विभिन्न नैतिक विकल्प और उनके संभावित परिणाम का विश्लेषण कर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें।
मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की कला सीखकर आप सफलता की राह को काफ़ी आसान बना सकते हैं। आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपना उत्तर लेखन कौशल सुधारें। अपने मौलिक उत्तर जरूर लिखें। लिखने का मतलब कहने का मतलब है कि किसी की लेखन शैली का अनावश्यक रूप से कॉपी न करें। यहाँ मौलिकता का अर्थ साहित्य सृजन नहीं है। दूसरा, विभिन्न पक्षों को संबद्ध कर समग्रता में उत्तर लिखें। यानी उत्तर भले ही 200 शब्दों का हो पर उत्तर के कुछ एक अधिक महत्वपूर्ण पहलू उभार सकते हैं। तीसरा, ज़्यादातर अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि उत्तर की संरचना कैसी हो। यदि आपको 200 शब्दों में ही उत्तर को समेटना है तो मेरी राय में सबसे पहले उत्तर की पृष्ठभूमि से जुड़ी 2-3 पंक्तियां लिखें। फिर 2-3 छोटे पैराग्राफों में उत्तर के मुख्य भाग को प्रश्न की अपेक्षा के अनुरूप विविध पक्षों को बांटते हुए लिखें और फिर अंत की 2-3 पंक्तियों में एक निचोड़ भरा निष्कर्ष लिखें जिसमें कोई सकारात्मक समाधान छिपा हो। 14, सब सीमा से ज़्यादा न लिखें, अन्यथा पूरा पेपर हल करना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर उत्तर को 20-25 शब्द कम करके लिखने में ही भी कोई समस्या नहीं है। यदि आपने सबसे मांग का 10-20% उल्लंघन कर दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। 5वां, कुछ साथी मुख्य परीक्षा विशेषकर सामान्य अध्ययन के उत्तरों में जानना चाहते हैं कि उत्तर बिंदुओं में लिखें या पैराग्राफ में। ध्यान रहे कि निबंध के पेपर में शीर्षकों के प्रयोग से बचें और बिंदुओं का प्रयोग न करके पैराग्राफ में ही लिखें। जहाँ तक सामान्य अध्ययन का प्रश्न है तो उसका उत्तर सपाट हाँ या न में नहीं दिया जा सकता। यदि प्रश्न विश्लेषणात्मक है तो पैराग्राफ भी बेहतर है और यदि तथ्यात्मक है तो कुछ बिंदु दिए जा सकते हैं। पर फिर भी मेरी राय है कि कोई भी उत्तर सिर्फ बिंदुओं के सहारे न लिखें, पैराग्राफ का भी प्रयोग करें। अभिप्राय यह है कि आमतौर पर पैराग्राफ का प्रयोग बेहतर है। जहाँ जरूरत लगे वहाँ बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। छठा, ये सामान्य जिज्ञासा यह भी होती है कि ऐसे सवालों को कैसे डील करें जिनके उत्तर बिल्कुल नहीं आते हों, क्योंकि आमतौर पर सभी यह सलाह देते हैं कि किसी प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। इसके लिए बाकी बातों के साथ मैं लेखन कौशल के विकास की बात करूंगा, जिसकी विस्तृत चर्चा इसी पुस्तक के लेखन कौशल पर केंद्रित एक अध्याय में भी की गई है। पर फिर आप उस प्रश्न के आसपास की चीज़ों और प्रश्न में निहित हिंट्स के सहारे आगे बढ़ें, चाहे कम ही सही पर कुछ बिंदु जरूर लिखें। छठा, उत्तर लिखते वक्त कुछ साथी ये जानना चाहते हैं कि हमारी अप्रोच कैसी रहे। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि आपका हर जवाब सुझाव और समाधान की उम्मीद से भरपूर होना चाहिए, ताकि परीक्षा को लगे कि बतौर ब्यूरोक्रेट आप समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की सोच रखते हैं। अपने उत्तर में आप थोड़ा डिस्कशन भी कर सकते हैं। आपको उस योजना का कार्यक्रम के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष यानी कि प्रोस एंड कॉन्स पहले ही पता होने चाहिए। इसके बाद भी आपका दृष्टिकोण एकदम संतुलित नजर आना चाहिए। आप अगर किसी भी विषय के बारे में लिख रहे हैं तो आपको उसकी अच्छाई और बुराई दोनों पता होनी चाहिए, तभी आप अपना एक संतुलित दृष्टिकोण पेश कर पाएंगे। सातवां, कोई भी कितनी भी सलाह दे पर अपनी कॉमन सेंस का हमेशा इस्तेमाल करें। अपने कॉमन सेंस आपने अपनी अब तक की पढ़ाई, अनुभव और तैयारी में बेहतर कॉमन सेंस विकसित की है, उसका उपयोग करें। वैसे भी कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। 8वां, उत्तर लिखते समय इस बात का भी ध्यान दें कि पेपर एवं प्रश्न की मांग और अपेक्षा क्या है। उन्हें उनके मुताबिक थी अलग अलग डील करने की ज़रूरत है। मसलन अगर कहीं पर विचारकों और विद्वानों के सूत्र में वाक्य ज़्यादा हैं, जैसे राजनीति विज्ञान या दर्शन शास्त्र जैसे किसी वैकल्पिक विषय में, तो उसमें आप भी ऐसे कथन और उक्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात है तो उसमें करंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। 9वां, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि अगर आप चीज़ों को वैसे तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपकी सोच भी व्यवस्थित है और आपकी सोच और चिंतन प्रक्रिया अस्त व्यस्त यानी कि हैपहज़र्ड नहीं होनी चाहिए। 9वां, थ्योरी को अच्छे से लिखें और अगर करंट में कुछ प्रासंगिक चल रहा हो तो उसे भी जोड़ दें। इसमें हमारा उत्तर बेहतर हो जाता है, जिस पर बेहतर अंक मिलने की संभावना रहती है। कुल मिलाकर उत्तर प्रासंगिक होना चाहिए। 10वां, जहाँ तक शब्दावली के प्रयोग का सवाल है तो मैं कहूँगा कि यद्यपि शब्दावली सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए, पर ऐसी नहीं कि अनौपचारिक बातचीत जैसी लगने लगे। दरअसल बोलने की भाषा और लिखने की भाषा में थोड़ा फर्क होता ही है। हम आपसी बोलचाल में जिस बात के लिए अनौपचारिक ढंग और शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उसी वाक्य को लिखते समय भाषा थोड़ी परिष्कृत और परिपक्व हो जाती है। हाँ, भाषा को साहित्यिक या अलंकारी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य परीक्षा से कुछ दिन पहले पहला, रिवीजन पर फोकस करें। बेहतर होगा कि अब आखिरी के 15 दिनों का रिवीजन चार्ट बना लें। रिवीजन का क्रम इस तरह से बनाएं कि डेट शीट का पहला पेपर सबसे अंत में आए। दूसरा, लेखन अभ्यास आपने किया ही होगा, अब उसे दाद दें। प्रस्तुतिकरण के महत्व को भी समझें। थोड़ा बहुत लिखना जारी रखें। स्टेशनरी खरीद लें जो परीक्षा में इस्तेमाल करनी है। तीसरा, अब तक का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लें, अब नया पढ़ना छोड़ सकते हैं। चौथा, परीक्षा के ठीक एक दिन पहले के तनाव से बचने के लिए अभी से तय कर लेंगे उस दिन कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक रिवाइज करेंगे, क्योंकि पूरे साल का पूरा
रिवीजन एक दिन में करना लगभग असंभव है। 5वां, वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स या महत्वपूर्ण खंड दोबारा रिवाइज कर लें। 6, मुख्य परीक्षा सिर पर है और यह भी संभव है कि खूब पढ़कर भी आप एक अजीब सा तनाव महसूस कर रहे होंगे। यह स्वाभाविक है। मैं भी परीक्षा से पहले तनाव का सामना करता था, पर इसका यह मतलब नहीं कि तनाव में बिखर जाए। मैंने कहीं पढ़ा था, मुश्किलें सब पर आती हैं, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। बाद में यह आप बखूबी समझते हैं कि व्यर्थ के तनाव से कोई फ़ायदा तो होने से रहा, बल्कि नुकसान ज़रूर हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस लेकर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप काफ़ी एक्सट्रीम चले जाते हैं और पेपर में सभी पक्षों का नहीं उभार पाते। लिहाजा किसी की बातों में ज़्यादा न आएं और ख़ासकर शेखी बगाड़ने वालों से बचें। 8वां, जो आपने नहीं पढ़ा है ज़रूरी नहीं कि परीक्षा में वही आएगा, अतः जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है, बस उसे दोहराते रहें और कूल रहें। 9वां, किसी एक सवाल या समस्या पर ज़्यादा केंद्रित न हो, उसे हटाकर आगे बढ़ें। 10वां, साल भर की तैयारी एक तरफ है और परीक्षा के दिन आपका प्रदर्शन एक तरफ है, अतः सिर पर ज़्यादा बोझ न रखते हुए मुस्कुराते हुए परीक्षा देने जाएं। 10वां, साथ ही यह भी अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज न हो, तनाव न लें। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसकी मुख्य परीक्षा की बात के लिए छोड़ दें। परीक्षा भवन में सबसे पहले परीक्षा भवन में 3 घंटे के स्वर्णिम समय में हिम्मत न हारें, यह मौका बार बार नहीं मिलता। पूरी ऊर्जा लगाकर 3 घंटे लिखें और सारे प्रश्न हल करने की कोशिश करें। दूसरा, शब्द सीमा के अनुरूप लिखें। आपको खुद पता होना चाहिए कि यूपीएससी की बुकलेट में आपके एक पेज पर कितने शब्द आएंगे, उतने पेज लिखें। परीक्षा के दौरान शब्द गिनकर समय कतई व्यर्थ न करें। वैसे भी शब्द सीमा थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, प्रश्नों को धैर्यपूर्वक पढ़ें, आप पाएंगे कि उत्तर की दिशा आपको प्रश्न में ही मिल जाएगी। चौथा, लिखने की गति बढ़ाएं और पठनीय व स्पष्ट लिखें। महत्वपूर्ण बिंदु और वाक्यों का अंडरलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन करने से अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। 5वां, कोशिश करें कि आपके पैराग्राफ बहुत लंबे न हों। 6, यहीं कहीं पर 200 शब्दों में उत्तर लिखने की अपेक्षा की गई है तो बेफिक्र होकर 150 से 175 शब्दों में लिख दें। महत्वपूर्ण बातों और तर्कों को कम शब्दों में समेटने की कोशिश करें। 7वां, यदि कोई उत्तर लिखते समय कोई हाल फिलहाल का घटनाक्रम ध्यान आए तो उसको भी प्रासंगिक उल्लेख कर सकते हैं। 8वां, निबंध पैराग्राफ में लिखें। सामान्य अध्ययन में भी कोशिश करेंगे छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें, जरूरत पड़ने पर बिंदुओं के माध्यम से भी लिख सकते हैं। 9वां, यदि संभव हो तो क्रम से सवालों को हल करते चलें। 10वां, यदि आखिरी के सवालों के लिए समय न बचा हो तो उत्तर की रूपरेखा या बिंदु लिखाएं, कोशिश करें कि कोई प्रश्न अनुत्तरित न रहे। 10वां, आपके कुछ ज्ञानी टाइप के मित्र के परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षा से कुछ मिनट पहले लंच ब्रेक में और फिर परीक्षा के बाद प्रश्नों के विश्लेषण और उत्तरों की तुलना करते देखेंगे। उनसे ठीक ठाक दूरी बनाए रखें और ध्यान न दें। 11वां, सामान्य दिन का या अन्य किसी विषय का कोई प्रश्न पत्र यदि कुछ खराब हो भी जाए तो उसका कोई तनाव कतई न लें, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना आपको लग रहा है। 12वां, चीज़ों को जोड़ना तथा उन्हें समग्र रूप में देखना सीखें और समस्याओं को सभी पहलुओं के साथ समझने की कोशिश करें। 13वां, कुछ अच्छा प्रस्तुतिकरण और स्पष्ट लेखन अंक बढ़ाते हैं, अतः इनकी अनदेखी न करें। 14वां, अंत में यही कहना है कि अंत भला सो सब भला, यानी अगर अभी भी आप अच्छे से लिखकर आ जाते हैं तो पहले की सब लापरवाहियां बेअसर हो जाएंगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।